जी सर। अच्छा, आज हमने पढ़ना है लो विजन असेसमेंट की। हम लो विजन असेसमेंट कैसे करते हैं, कुछ आप लोगों को आइडिया हो? कोई कुछ कमेंट करना चाहे, जो जिसके सर माइंड में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसकी जो अगर वीएन है सिक्स दो लाइन 6x6 से 2 लाइन का मीन कि 6/18 है। जी। और फिर हम चेक करते हैं कि उसकी कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई रियल फील्ड चेक करते हैं। इसको सारी प्रोसेस करके हम डायरेक्ट नहीं कह देते कि अगर 2 लाइन उसकी ब्लर है तो ये लो वीएन। ऐसे नहीं हम्म, करते, हम पहले उसकी डिटेल चेक करेंगे। अगर वो हमें काफी पता चल जाती है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये पेशेंट लो वीएन है। ठीक हो गया, आपने बिल्कुल सही बात की है। वो बात इसमें आती है कि जब आपके पास एक मरीज़ आया है तो आप देखेंगे कि क्या ये लो विजन की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। वो एक चीज़ होती है। यहाँ बात हो रही है लो विजन असेसमेंट। इट्स लाइक कि आप लो विजन क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और मरीज़ यहाँ सर आपके मैं बताऊं? मरीज़ आपके पास यहाँ रेफ़र होके आता है। पहले वो चेक वगैरह लो विजन का वो लेबल हो चुका होगा कि इसकी विजन एक्सक्यूज मी इम्प्रूव सर। नहीं हो रही। जी जी बोलें। जी सर मैं बताऊं, सबसे पहले हम उसकी एवेल्युएशन के लिए हम करते हैं एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। अच्छा। फिर हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। फिर हम्म। फंक्शनल वीएल असेसमेंट करते हैं। हम्म। और फिर वो करते हैं कि फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट पे। ठीक ठीक, तो मैं भी यही बात बता रहा था कि पहले तो ये होता है कि अभी लो विजन असेसमेंट की जब बात आएगी तो इट्स लाइक कि आप लो विजन क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आपके पास मरीज़ लो विजन का रेफर होके आ रहा है। तो उसमें आपने अब ये नहीं चेक करना कि आया ये लो विजन का है या नहीं। यू नो दैट कि वो लो विजन का पेशेंट है। तो अब आगे आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे लो विजन असेसमेंट में बेसिकली। हमारा लर्निंग आउटकम इस प्रेजेंटेशन में क्या होगा? लो विजन असेसमेंट, बेसिकली हाउ टू डू लो विजन असेसमेंट। तो प्रोटोकॉल क्या है जो आपने फॉलो करना है? सबसे पहले आप हिस्ट्री लेंगे। ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा होगा, अब रिफ्लेक्शन भी कर रहे हों तो हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप लेंगे हिस्ट्री। उसके बाद आप डिस्टेंस की विजुअल एक्यूटी मेजर करेंगे, नियर की मेजर करेंगे, देन यू गो फॉर रिफ्रैक्शन। फिर सप्लीमेंट्री टेस्ट आते हैं, फिर एल आते हैं और एंड में आता है हमारे पास काउंसलिंग। यहाँ लिखा है सप्लीमेंट्री टेस्ट। इससे किसी को आइडिया हो कि सप्लीमेंट्री टेस्ट कौन से होते हैं? या कोई गैस करना चाहे? जाते हैं सर। विजुअल एक्विटी लेंगे हम। जी उसकी रिफ्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी और विजुअल फील्ड असेसमेंट करेंगे। कलर विजन टेस्टिंग। जी जी बिल्कुल। रिफ्लेक्शन को हटा के बाकी जो आपने बताए वो सप्लीमेंट्री टेस्ट में आते हैं। रिफ्लेक्शन तो ऊपर हो गया ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपने कर दिया। यस सर। सप्लीमेंट्री टेस्ट में बेसिकली आप यस। कलर विजन देख रहे होते हैं, कंट्रास्ट देख रहे होते हैं, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, विजुअल फील्ड मेजरमेंट आप कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ आप ग्लेयर टेस्टिंग करते हैं। ये चार मेन जो हैं वो सप्लीमेंट्री टेस्ट में आते हैं। उसके बाद यहाँ तीन एक्सक्यूज लफ्ज़ मी लिख। सर, जी जी। रिकॉर्डिंग कर ली। जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट इधर तीन लफ्ज़ लिखे एल वी ए से क्या बनता है? लो विजन एड्स। जी लो विजन एड्स। जब आप टेस्ट वगैरह कर लेते हैं उसके बाद आप लो विजन एड्स उसको देते हैं। बेसिकली लो विजन के पेशेंट को आपने लो विजन एड्स ही देनी होती हैं। अगर रिफ्रेक्शन से वो कुछ बेहतर हो सकता होता तो वो तो नीचे रिफ्रेक्शन क्लिनिक में ही हो चुका होता। तो यहाँ से जस्ट आप रिफ्रेक्शन करके देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम आप कितनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। पर मेन आपका क्या स्टे होगा, आप लो विजन एड्स देंगे लो विजन के पेशेंट्स को। लो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। यस। सर ये सप्लीमेंट्री टेस्ट में एक था विजुअल फील्ड मेजरमेंट, एक कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, एक कलर विजन और लास्ट में क्या था? ग्लेयर टेस्टिंग। ग्लेयर आप देखते हैं उसको, ग्लेयर का प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर ओके। मरीज आपके पास आएंगे जो कंप्लेन करेंगे फोटोफोबिया वगैरह की ना। तो फिर आप जी देखते हैं जी। ग्लेयर का उससे कोई मसला है या नहीं। तो हमारे पास लो विजन एड्स आती है। लो विजन एड्स किस तरह की होती है? इसकी ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन है, टू टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। किसी को पता हो या कोई गेस करना चाहे? सर ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल हम एड्स देते हैं। जी बिल्कुल। सर ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं और कुछ नॉन ऑप्टिकल जी होती जी। हैं। ऑप्टिकल में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी? तो ऑप्टिकल में तो वो आ जाती हैं, वो हैंड हेल्ड मैग्नीफायर और वो स्पेक्टिकल मैग्नीफायर सही। और और और, टेलीस्कोप्स। और टेलीस्कोप्स, ग्लेलियन, केप्लेरियन जी टेलीस्कोप आपने मैग्नीफायर बताया। जैसे। आपने मैग्नीफायर बताया। एक और लफ्ज़ होता है टेली माइक्रोस्कोप, ये सुना हुआ है? टेली माइक्रोस्कोप, हाँ जी सुना हुआ है। यस सर सुना है। क्या होता है टेली माइक्रोस्कोप? वो वो सर वो उसको
स्क्रीन पे मेरे ख्याल में बड़ा करके दिखाता है। अच्छा अच्छा, इस पे खैर आगे डिटेल आएगी, मैं आपको बताऊंगा। टेलीस्कोप आप लोगों ने वर्ड बोला, टेलीस्कोप डिस्टेंस के लिए होता है, नियर के लिए होता है, इंटरमीडिएट के लिए होता है, किसके लिए होता डिस्टेंस के लिए सर आई थिंक। है? अच्छा, और कोई कोई कमेंट करना चाहें? ये जो लोग बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो बेशक चैट बॉक्स में आंसर लिख दें, वो भी मैं देख रहा हूँ। टेलीस्कोप किस डिस्टेंस के लिए होता है? सर डिस्टेंस के लिए होता है। जी डिस्टेंस के लिए। और कोई कोई है जो कहे नियर के लिए भी होते हैं, या कोई है जो कहे इंटरमीडिएट के लिए भी होते हैं? सर इंटरमीडिएट के लिए नहीं होता। अच्छा, भी तो होते आपकी आवाज़, जो कोई भी बोल रहा है आपकी आवाज़ बहुत रुक रही है। जो अच्छा, ये याद रखिएगा, टेलीस्कोप किसी भी डिस्टेंस के लिए यूज़ हो सकते हैं, डिस्टेंस के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी, इवन नियर के लिए भी आप टेलीस्कोप को के ऊपर इस्तेमाल कर हम सकते हैं। लगाते हैं। ये बात क्लियर हुई कि यस टेलीस्कोप सर। आप किसी भी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए भी, नियर के लिए भी, और इंटरमीडिएट के लिए भी। मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टेंस के लिए करते हैं, पर इसको नियर के लिए भी कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताया एक टेलीस्कोप आ गया, ऑप्टिकल में मैग्नीफायर्स आ गए, इसके अलावा कोई और चीज़ है जो ऑप्टिकल डिवाइसेस में आए? एनी गेस? सर इसके अलावा टेली माइक्रोस्कोप है। टेली माइक्रोस्कोप तो बेसिकली एक टेलीस्कोप ही होता है ना, जब आप नियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप के ऊपर रीडिंग कैप आपने लगा दिया तो टेली माइक्रोस्कोप बन गया ना। मैं आपसे ऑप्टिकल एड्स पूछ रहा हूँ कि टेलीस्कोप, मैग्नीफायर, और कोई है इसमें? सर बाइनोकुलर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप वो तो फर्दर टाइप्स है ना, मेनली बता रहे हैं, टेलीस्कोप होते हैं, मैग्नीफायर होते हैं, याद रखिएगा। साथ हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स, फिल्टर्स के साथ फिर हमारे पास ये सीसीटीवी जो नहीं होते वो फिर आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफिकेशन में बेसिकली आता है। और नॉन ऑप्टिकल में क्या कुछ आएगा? ऑप्टिकल में तो वो एनवायरमेंटल बेसिस पे हम करेंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे एनवायरनमेंट की, उसकी डेली लाइफ में जो कंट्रास्ट इंक्रीज कर देंगे, जो डिनर सेट्स वगैरह हैं जी इनका जी कंट्रास्ट इंक्रीज कर देंगे, ऑप्टोटाइप वो उसका एनवायरनमेंट, उसको पोज स्टेयर्स हैं उसमें तो हम कलर ऐसे बना देंगे कि उसको कंट्रास्ट अच्छा नजर आ सके। ठीक है, वो तो आपने एक ब्रॉडली बोल दिया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन होगी। उसके बाद मुझे बताएं, ये कोई कभी वो देखिए स्टिक जो यूज़ कर रहे होते हैं ब्लाइंड लोग? सर वो तो पेन वाइट होती है एक। वाइट जी, पेन वो जो नॉन वो ऑप्टिकल जो में। वो जो वाइट केन है वो भी नॉन ऑप्टिकल का मेन पार्ट है। जब आपसे नॉन ऑप्टिकल बोला जाए पहले आपने वाइट केन बोलना है, क्योंकि मैक्सिमम नॉन यस सर। ऑप्टिकल में हम ये केन्स वगैरह दे रहे होते हैं। वो तो सब ब्लाइंड के लिए आ जाएगा ना। ब्लाइंड और लो विजन को भी दे सर सकते हैं जिसको, अच्छा इस पे हम डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट पे कि क्या ब्लाइंड के लिए सिर्फ वो केन है या किसी लो विजन में पेशेंट के लिए भी है, ये आगे डिटेल आएगी। अगर मुझे याद ना रहा तो अपने पास लिख लो, इस लेक्चर के एंड में बात पूछिएगा कि वाइट केन जो है वो सिर्फ ब्लाइंड के लिए है या लो विजन के पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा खैर, ये तो ब्रॉडली को हमने वो उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल। एंड में लिखा हुआ है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? ये काउंसलिंग का क्या पर्पज़ है लो विजन में? सर क्योंकि जो उन्हें एड्स वो दी हैं जी उनको कैसे यूज करना है, इस चीज के लिए काउंसलिंग अगर नहीं करेंगे तो वो उन ऑप्टिकल जो डिवाइसेस उन्हें दिए उन्हें यूज कैसे करेंगे, अपने इन्वायरमेंट में मॉडिफाई कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, काउंसल उन्हें करना, ये भी ठीक है, जरूरी है। ठीक है, सही है। कोई और कुछ बोलना चाहे? सर जब तक हम प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं ले सकेगा पेशेंट उस डिवाइस से, वो मतलब इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं हम करेंगे। जी जी सही है। अच्छा मैं इसमें आपको बताता हूँ, जो तो मरीज, encourage भी करेंगे ना। जी जी करेंगे, उसी साइड में आ रहा हूँ पर एक तरतीब से लेके आता हूँ। पेशेंट जब भी होता है वो क्लिनिक जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? जैसे अगर किसी की नज़र कमज़ोर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं क्लिनिक जाऊंगा, मेरी ट्रीटमेंट होगी, मुझे बिल्कुल सही दिखाई नज़र आने लग जाएगा, सही।
इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई पेन है, कहीं पे भी पेन है बॉडी के पार्ट में, वो डॉक्टर के पास इसलिए जाता है कि यार डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो जो पेशेंट है उसकी ये थिंकिंग होती है कि मैं डॉक्टर के पास गया वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा, नॉर्मल जैसा कर देगा। क्या लो विजन का पेशेंट 6/6 हो सकता है? नो सर, सर लो विजन का पेशेंट नहीं होगा। तो वही बात है ना, मतलब कि अब कोई लो विजन की कैटेगरी में आ चुका हुआ है, अब उसमें विजन इंप्रूवमेंट होकर 6/6 तो हो नहीं सकती, चाहे आप जो मर्जी कुछ कर लें। तो अब आपने उसे सर जी हमने पेशेंट को इसमें बताना होता है कि आपकी विजन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जो है आपने इसी में गुजारा करना है, हम इस काबिल बनाएंगे कि आप इसी को अच्छे तरीके से यूज कर जी सकें। जी जी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? काउंसलिंग। नहीं नहीं, इसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं, कि जो आपके पास विजन यस रह सर, गई है यस सर, उसी यस में सर। आपने करना है। पर मैं ये बात आपको बता रहा था, काउंसलिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपने मरीज़ को काउंसल करना है कि आपकी विजन 6 बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं हो सकते, बट स्टिल आप ये ना समझें कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। क्योंकि जब आप मरीज़ को ये बताएंगे कि यार आपकी नॉर्मल जैसे नॉर्मल बंदा देखता है वैसे आप नहीं देख सकते, ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में जाएगा और भी उस पर बहुत साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो आपने उसको ये बात काउंसिल करके बतानी है। जैसे हम लोग अगर मुसलमान हैं तो हम तो कह देते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इस तरह करके आपने काउंसिल में कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ इस तरह बोलना है ताकि मरीज़ कंफर्टेबल हो जाए। अगर उसकी विजन 660 भी है तो जब वो लो विजन क्लिनिक से निकले तो आपने इतनी उसकी काउंसलिंग की हो कि वो सेटिस्फाइड हो, उसे ये ना हो कि यार मुझे तो चेक ही नहीं किया गया, या मेरी नज़र तो 6/6 हो ही नहीं सकती, मुझे तो दिखाई दे ही नहीं सकता। तो काउंसलिंग का मेन पर्पस लो विजन में ये है कि जब पेशेंट वहाँ से निकले क्लिनिक से वो सेटिस्फाइड हो, जो उसके पास विजन रह गई है, जो विजुअल फील्ड रह गया है, आपने वही उसको काउंसिल करके मुतमईन करना है कि ये भी आपके लिए बहुत है। तो कुछ क्लियर हुआ काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है लो विजन के पेशेंट्स में? जी ठीक है। तो जो लो विजन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो बेसिकली प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है काउंसलिंग के लिए भी। काउंसलिंग ये नहीं है कि बस 1 मिनट में होगी, हो सकता है आधा आधा घंटा बैठ के वो मरीज़ के पास बैठ के उसे काउंसिल करते रहें। तो काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लो विजन असेसमेंट का। तो ये प्रोटोकॉल था, हिस्ट्री लिए, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, रिफ्रैक्शन, सप्लीमेंट्री टेस्ट, लो विजन एड्स एंड देन काउंसलिंग। अभी हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आप पूछते हैं चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन वो क्या आपको पेशेंट बताएगा आपके ख्याल में? एनी केस? सर वो यही कहेगा मुझे नजर नहीं आता ठीक से। जी, या तो कहेगा दूर हाँ जी, डेली बेसिस पे जो इसको डिफिकल्टीज होती हैं वो बताएगा। जी जी, या वो कहेगा मुझे दूर में नहीं नज़र आता, या वो कहेगा मुझे नज़दीक में नहीं नज़र आता, या वो कहेगा जी मुझे उसका रात के वक्त नज़र नहीं आता। रात के वक्त ना नज़र आए तो उसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, एक और भी उसके लिए टर्म है, सुनी हो आप लोगों ने, निक्टेलोपिया बोला जाता है। सर जब आप जब आप रेटिन क्या सर? निक्टेलोपिया इसको बोलते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे ना तो ये बाकायदा आपने लो विजन के पेशेंट से पूछना होता है कि अंधराते का मसला तो नहीं है, क्योंकि मरीज़ आपको खुद नहीं बताएगा जब तक आप खुद सवाल ना पूछें। तो आपने अगर उसने नहीं भी बताया आप उससे पूछ सकते हैं अंधराते का मसला तो नहीं है, रात को कम नज़र तो नहीं हो जाती। अगर वो कहते हैं जी कम नज़र हो जाती है तो आप लिख देंगे निक्टेलोपिया पॉजिटिव। निक्टेलोपिया की मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, NYCTALOTA। तो निक्टोलोपिया वर्ड आप जब भी आप सुनेंगे इसका क्या मतलब है? नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर उसको रात के वक्त सही नज़र नहीं आता। चीफ कंप्लेन में इसके अलावा फोटोफोबिया की वो कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो चेहरे नहीं पहचान सकता, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीफ कंप्लेन होती हैं। चीफ कंप्लेन का बेसिक पर्पस क्या होता है? वो वाली कंप्लेन जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो अस्पताल में आया, ये सबसे उसकी मेन रीज़न होती है। तो कुछ साइड में भी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जैसे किसी को नज़र ही नहीं आता तो आके आपको कहेगा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब साथ उसको अंधराते का भी मसला है, निक्टोलोपिया का भी है, पर उसकी चीफ कंप्लेन क्या होगी कि मुझे नज़र ही नहीं आता। ठीक हो गया? तो इसको आप डॉक्यूमेंट इस तरह करते हैं कि चीफ कंप्लेन क्या है? डिक्रीज विजन है, डिस्टेंस में या नियर में या बोथ में। फिर आप उसको साथ लिखते भी हैं, इन नियर विजन, इन डिस्टेंस विजन, या इन बोथ, नियर विजन एंड डिस्टेंस विजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑकुलर हिस्ट्री। ऑकुलर हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे आंख से रिलेटेड?
कि कोई इंजरी तो सर नहीं हुई उसको। जी पहला पॉइंट बड़ा अच्छा बताया, इसको हम यूँ लिखते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा पहली चीज़ होगी। और सर प्रीवियस हिस्ट्री भी उसकी जी जी देखेंगे ना प्रीवियस ग्लासेस हिस्ट्री, की। जी ग्लासेस की। नेक्स्ट पॉइंट मेन होता है आपने कोई ग्लासेस तो नहीं पहले यूज़ की। आप लो विजन एड्स का सर पूछ कोई डायबिटीज मेडिकेशन यूज कर रहे हैं आई की। लो विजन एड्स का पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले लो विजन एड तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। मेडिसिन का किसी ने कहा, मेडिसिन का आप पूछ सकते हैं। मेडिसिन हो गया। आप सर्जरी का पूछ सकते हैं, कोई ऑकुलर सर्जरी तो नहीं हुई पहले। तो ये सारी सर डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रोल होता है इसमें। वो उसके लिए नीचे वर्ड लिखा हुआ है जनरल मेडिकल हिस्ट्री, वो इसमें आप पूछेंगे। ठीक हो गया। तो ऑकुलर हिस्ट्री, ऑकुलर मतलब आंख, आंख से रिलेटेड है। उसमें क्या है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई लोवियन एड पहले तो नहीं यूज़ कर रहा, कोई ग्लासेस तो नहीं यूज़ कर रहा, या फिर उसके बाद जो भी ये चीज़ें होंगी। साथ आपने ये भी पूछना कोई है मेडिकेशन। मेडिकेशन या सर्जरी, आपने साथ ये भी पूछना है कितने अरसे से कर रहा है। अगर वो कहेगा हाँ मैं ग्लासेस कर रहा हूँ, तो कितने अरसे से, 5 साल से, 10 साल से, 5 दिन से, या क्या ड्यूरेशन भी आपने पूछना है। ठीक हो गया। और मैंने जब मैं इसको फिल कर रहा होता है ना परफॉर्मेंस में लिखा होता है ऑकुलर हिस्ट्री, नीचे ट्रॉमा अलग लिखा होगा, ग्लासेस अलग, सर्जरी अलग, अलग पोर्शन होंगे। अगर उसका ट्रॉमा नहीं हुआ हुआ तो मैं यूँ लिखूँगा, ट्रॉमा पूरा लिख के साथ ऊपर एक ज़ीरो डाल दूँगा। इस ज़ीरो का मेडिकल सेंसेस में मतलब होता है कि ये चीज़ मरीज़ में नहीं है। या तो मैं यूँ लिखूँगा, या मैं ट्रॉमा लिख के आगे इस तरह लिख दूँगा नेगेटिव, कि इसको कोई ट्रॉमा नहीं है। या फिर अगर ट्रॉमा है तो फिर मैं कैसे लिखूँगा, ट्रॉमा लिख के आगे पॉजिटिव लिख दूँगा कि इसको हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है। फिर आप फर्दर पूछ सकते हैं कि ब्लंट ट्रॉमा था, शार्प ट्रॉमा था, किस चीज़ से था, कितने अरसे पहले हुआ। इस तरह सारी डिटेल आपने ये ऑकुलर हिस्ट्री में लेनी है। अभी तो क्योंकि ये ऑनलाइन है, मैं परफॉर्मा आपको दिखा नहीं सकता। जब आप लोग इधर आएंगे तो मैं आपको परफॉर्मा बाकायदा दिखाऊंगा। लोवियन का प्रॉपर 2 to 3 पेजेस का परफॉर्मा बना होता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, आपने जस्ट फिल करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नल मेडिकल हिस्ट्री। जर्नल मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछते हैं कि उसको और कोई बीमारी तो नहीं है आंखों के साथ साथ। इसमें मेन जो है, मरीज़ बहुत कम बताते हैं हमारे यहाँ के, तो आपने खुद उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है। आप पूछ सकते हैं हाइपरटेंशन का, इसको आप लिखते कैसे हैं, HTN। HTN का क्या मतलब होगा, हाइपरटेंशन। अगर वो कहता है जी मैं हाइपरटेंशन हूँ, साथ पॉजिटिव लिख के कितने सालों से, ये लिख देंगे। और अगर वो कहता है नहीं है तो सिंपल साथ एक ज़ीरो बना देंगे, इसका मतलब ऐसे हाइपरटेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ हम साथ डायबिटीज़ पूछते हैं। और तीसरी चीज़ हम अस्थमा का वर्ड सुना है आप लोगों ने? जी सर। यस सर सुना है। जी अस्थमा जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एज़मा है। ठीक है, हम लोग अस्थमा बोलते हैं पर एक्चुअली इट एज़मा। तो यस सर। आपने ये 3 चीज़ें पूछनी होती हैं। यस सर। जनरल मेडिकल हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और एज़मा। अगर कुछ है तो पॉजिटिव नेगेटिव कर दें। फिर फैमिली हिस्ट्री होगी। फैमिली हिस्ट्री में आप ये पूछेंगे कि जो आपको मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे जी नज़र नहीं आ रहा, या मुझे रात को नहीं नज़र आता, या मैं चल फिर नहीं सकता, क्या फैमिली में किसी और को है या नहीं। ठीक हो गया। अगर फैमिली में है फिर फैमिली ट्री हम बाकायदा बनाते हैं। फैमिली ट्री में हमने यूँ लिखना होता है, जैसे अगर वो बंदा है तो ये उसके सिबलिंग्स आ जाएंगे, ये पेरेंट्स थे ऊपर, नीचे उसके यूँ सिबलिंग्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहता है जी मैं हम 2 भाई हैं 2 बहनें, तो मेल के लिए आप बॉक्स ड्रॉ करते हैं, फीमेल के लिए आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप इस तरह फैमिली ट्री बनाएंगे। जैसे इसमें आपको 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं और साथ आपको 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि इस बंदे के 2 भाई और 2 बहनें, तो इसको तो बीमारी है, कोई भी अंदर आते का मसला है जैसे, तो जिसको बीमारी है उसको आप यूँ शेडेड बना देते हैं। अब वो कहता है मेरी दोनों बहनें वो नॉर्मल हैं, तो आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे। वो कहता है मेरा जो भाई है उसको भी सेम मसला है, तो आप इसको यूँ शेडेड कर देंगे। इसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री। ये भी अपने साथ बनाना होता है। अब जो बंदा आया, लेट्स सपोज उसकी शादी हुई हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों को ये प्रॉब्लम है, तो आप फर्दर आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई इसके 2 बेटे थे और दोनों को ये मसला था, तो दोनों को आप इस तरह लाइन से शो कर देंगे। ये हमारे पास होता है फैमिली ट्री। ये क्लियर हुआ फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं? कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर हुआ ये? यस सर।
ठीक है, ये फैमिली ट्री बन गया। यस सर। उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ पूछनी होती हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में वो ये बताता है कि आपने पूछना होता है उससे कि चेहरे पहचान सकते हो, फेस रिकग्निशन। अगर फेस रिकग्निशन नहीं है, वो कहता है मैं चेहरे नहीं पहचान सकता, तो आपको क्या लगता है कि उसका सेंट्रल विजुअल फील्ड ख़राब होगा या प्रेफरल विजुअल फील्ड ख़राब होगा? सेंट्रल होगा। जी सेंट्रल। ये याद रखिएगा कि जब भी सेंट्रल विजुअल फील्ड ख़राब होगा तो पेशेंट की कंप्लेन ये होगी कि मैं चेहरे नहीं पहचान सकता। मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे उसकी पेरिफेरी तो नज़र आ रही, बाल वगैरह तो नज़र आ रहे, पर बीच में जो आंखें, नाक, मुंह, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर प्रेफरल विजुअल फील्ड ख़राब होगा तो फिर उसकी क्या कंप्लेन होगी? कोई गैस करे? सर एक तो पेशेंट कई दफा जो ड्राइविंग करते हैं वो कहते हैं हमें साइड मिरर में पीछे नजर नहीं आता, ठीक है, और कोई बोलना चाहिए? और पेरिफ्रीज में उनको नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, कोई और बोलना चाहे कि प्रेफरल विजुअल फील्ड जिसका ख़राब है उसकी कंप्लेन क्या होगी? मेन वो ड्राइवर नहीं है, हम सादा सा बंदा है, उसकी क्या कंप्लेन होगी डेली लाइफ में? कोई भी यूली लाइफ में वो कोई वर्क कर रहा होता है, सपोज टेलर है, तो वो जब काम कर रहा होगा उसे नजदीक का तो नजर आ रहा होगा, उसे अपने आसपास की चीजों का नहीं आइडिया होगा कि क्या है। अच्छा देखें, हमारा विजुअल फील्ड जो है इसकी डायमेंशंस आपको याद है? ये 4 डायरेक्शन होती है ना, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता सर है। उसको, जी जी बोलें। एक्सक्यूज मी जी सर, जी बोलें। उसको उसको मोबिलिटी, ये जो मूव करता है या नेविगेशन, इसमें भी तो उसको इश्यूज होंगे ना? यस वेरी गुड, ये आपने बात बोलनी है। जब भी प्रेफरल विजुअल फील्ड ख़राब होगा वो मरीज़ आपको आके ये कहेगा कि मैं चल फिर नहीं सकता। मैं चलता हूँ तो मैं कभी दरवाजे से टकरा जाता हूँ, कभी किससे टकरा जाता हूँ, कभी ये है कभी वो है, मतलब वो चल फिर नहीं सकेगा। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में यस उसे सर। प्रॉब्लम होगी। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे किसी भी फॉरम पे कोई भी सवाल पूछे कि प्रेफरल विजुअल फील्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ख़राब है, क्या कंप्लेन होगी? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, मरीज़ जो है वो चल फिर नहीं सकेगा। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। यहाँ Yes, sir. तारिक इमाम कह रहे हैं कि रिपीट करें। वो क्या, कौन सा रिपीट का कह रहे हो तारिक? अच्छा, तो मेन हमने 2 चीज़ें देखी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में। फेस रिकॉग्निशन में मसला है तो सेंट्रल विजुअल फील्ड ख़राब होगा, अगर चलने फिरने में मसला है तो प्रेफरल विजुअल फील्ड ख़राब होगा। विजुअल फील्ड के नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद है? सुपीरियर कितना होता है, नेजल कितना, इन्फीरियर कितना, टेम्पोरल कितना, किसी को याद हो? 50, 60, 70, 90। जी 50 यहाँ से स्टार्ट होता है, सुपीरियर ये 50 होता है, उसके बाद नेज़ल जो है ये 60 होगा। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा, ये आपसे वाईवे में अक्सर जो एक्सटर्नल आते हैं वो पूछते हैं। इन्फीरियर 70 होता है और टेम्पोरल हमारे पास 90 होता है। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये 100 या 110 भी होता है, पर मेन जो है वो 90 होगा। डायग्नोसिस पे भी पहुंचा ही नहीं वकील, अभी हम डायग्नोसिस से ऊपर हैं, हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में क्या है? फेस रिकॉग्निशन में मसला है, सेंट्रल फील्ड ख़राब, और अगर उससे चलने फिरने में मसला है तो उसकी प्रेफरल विजुअल फील्ड ख़राब है। उसके बाद फिर आप डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस पहले से लिखे हुए होते हैं, उसके कार्ड में लिखा होगा कि उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ARMD है, या कॉर्नियल कोई ओपेसिटी है, ये सारे से डायग्नोसिस लिखे होंगे। डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक पेशेंट है वो उसकी डायग्नोसिस में लिखा हुआ है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो अब आपके जहन में क्या आएगा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सुनेंगे तो? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, गुड। और विजुअल फील्ड के एतबार से बताएं, उसकी प्रेफरल विजुअल फील्ड खराब होगी या सेंट्रल खराब होगी? सर पेरिफेरल, पेरिफेरल। उसकी पेरिफेरल खराब होगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने डायग्नोसिस में देखा कि भाई इस बंदे को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैंने अब इसकी प्रेफरल विजुअल फील्ड को किसी तरह इन्हांस करना है। तो जब आप उसे लो विजन डिवाइसेस का ट्रायल करा रहे होंगे तब आपका मेन फोकस क्या होगा कि इसकी प्रेफरल विजुअल फील्ड को बढ़ाना है या बेहतर बनाना है। क्लियर? यस सर। इसी तरह अगर एक पेशेंट है जो जिसको ARMD है, डायग्नोसिस में लिखा हुआ है ARMD, तो आपके माइंड में क्या बात आएगी? सर उसकी सेंट्रल उसकी इफेक्टेड होगी ना, विजन। जी जी, उसकी सेंट्रल खराब होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि क्योंकि मैक्यूला जी, पे है ना। बिल्कुल, आपके माइंड में आएगा कि इसकी सेंट्रल फील्ड को हमने बेहतर बनाना है। क्लियर? सर जी
पर सर ये पहले क्यों लिखी होंगी, हमने खुद नहीं डायग्नोज करना होता जी है जी ये अभी तो। इस पे आते हैं, पहले कोई सर बोल रहे हैं उसको सुन लें जी। सर अगर किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है वो जी आगे जाके लो विजन पेशेंट बन सकता है? बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो प्रोग्रेस कर रहा होगा और इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं है कि इसको रोका जा सके। आप मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, तो विजुअल फील्ड जब उसका कम होता जाएगा, 20 डिग्री से कम हो जाएगा, वो विजुअल फील्ड का पेशेंट बन जाएगा। जी ठीक। ठीक है। इधर कोई पूछ रहा था भी कि हम डायग्नोस खुद क्यों नहीं करते, तो आपके पास मरीज रेफर हुआ हुआ आता है, ये असेसमेंट हम देख रहे हैं कि आप लो विजन क्लिनिक में बैठे हुए हो। एक मरीज था जिसको आरपी हुआ, विजन उसकी कम होती होती इतनी कम होगी, अब ना डॉक्टर के पास कोई इलाज है, ना सर्जरी वगैरह है, ना ग्लासेस से कोई इंप्रूवमेंट है, तो वो आपको लो विजन में रेफर कर देगा। जब पेशेंट रेफर होके आएगा उसके पास उसके कागजात होते हैं जिसपे सब कुछ पुरानी हिस्ट्री लिखी होती है, वहाँ आप देखेंगे डॉक्टर की कमेंट्स क्या हैं, तो वहाँ पे डायग्नोसिस ऑलरेडी लिखा होगा कि इसको आरपी है या आरएमडी है, स्टारगर्ट डिजीज़ है या फलां फलां जो भी कॉज है। क्लियर?